नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है देख रहा इंडिया का। भारत में इन दिनों एक ब्राजीलियाई लड़की की बड़ी चर्चा है, जिसकी तस्वीर कथित तौर पर वोट चोरी पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद वायरल हुई थी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लड़की की तस्वीर दिखाकर दावा किया था कि ब्राजीलियाई मॉडल है और उसे भारतीय नामों के साथ हरियाणा की मतदाता सूची में 22 बार इस्तेमाल किया गया। इस लड़की का पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है 5 नवंबर की, जिसमें राहुल गांधी ने एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए ये दावा किया कि इस ब्राजील की लड़की की तस्वीर हरियाणा की मतदाता सूची में 22 बार इस्तेमाल किया गया। जब ये मामला उछला तो हर जगह इस लड़की की चर्चा होने लगी। दूसरी तस्वीर में इस लड़की ने वीडियो जारी कर पूरा सच बताया। और फिर तीसरी तस्वीर है जिसमें एनडीटीवी ने इस लड़की से खास बातचीत की, जिसमें पूरा सच सामने आया। पहले आपको दिखाते हैं कि 5 नवंबर को राहुल गांधी ने क्या दावा किया था। से पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। इसके बाद जब हर जगह सोशल मीडिया पर इस लड़की की चर्चा होने लगी तो बात ब्राजील तक भी पहुंची और फिर सामने आया इस लड़की का बयान। इस लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, Gente, conta pra vocês uma fofoca, eu ri demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto, que tem que votar. E na Índia... फिर एनडीटीवी ने इस लड़की को ढूंढने की कोशिश की और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये आखिर कौन है। भारत से करीब 14,000 किलोमीटर दूर है ब्राजील। ब्राजील में रहने वाली इस लड़की का नाम है लारिसा नेरी और वो ब्राजीलियन मॉडल नहीं बल्कि एक सैलून में हेयर ड्रेसर है। एनडीटीवी से बात करते हुए लारिसा नेरी ने पूरी सच्चाई बताई। जब उनसे पूछा गया कि भारत में उनकी तस्वीर का किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। और पहला सवाल आपसे यह है कि पता चला है कि भारत में आपकी छवि का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? Então, primeiro eu não entendi a grandeza que isso tinha sido, achei que era uma brincadeira de mau gosto, achei que aquela imagem do rapaz com a minha imagem no fundo, achei que era IA, então achei engraçado, porque eu achei que era uma zoeira, uma brincadeira. Mas depois que eu entendi o que estava acontecendo, eu fiquei assustada, eu tive medo, né? Porque eu não sei o que as pessoas estão fazendo com a minha imagem, eu não consigo entender esses memes que eles estão fazendo com a minha foto, eu não consigo entender, porque eu não consigo ler, né? Então eu fico meio assustada, eu não consigo traduzir tudo. लारिस ने साफ किया कि उनकी वायरल हो रही तस्वीर लगभग 8 साल पहले ली गई थी, जब वो लगभग 20 साल की थी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले उनकी तस्वीर कुछ प्रमोशंस के लिए इस्तेमाल हुई, लेकिन इस तरह से किसी गैर कानूनी काम के लिए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि भारत में ब्राजीलियन मॉडल के रूप में मशहूर हूं। अब सवाल यह कि जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितनी पुरानी है? आपने वो तस्वीर कितनी समय पहले ली थी? Eu acho que tem cerca de uns 8 anos, mais ou menos. Eu acho que eu tinha uns 20, 21. क्या आपने अपनी वो तस्वीर पहले कहीं और इस्तेमाल होते देखी है? Aquela foto, ela foi vendida profissionalmente, ela foi tirada profissionalmente para ser usada em aplicativos. Aplicativos de edição de foto e etc. Então, eu já tinha visto sendo usada nesse tipo de aplicativo e por algumas marcas em específico que usavam ela para divulgar algum trabalho, mas nunca para algo ilegal, igual foi feito dessa vez.
भारत में उनकी तस्वीर को लेकर इस तरह की चर्चा हो रही है, ये उन्हें कैसे पता चला? इस बारे में भी लारिसा नेरी ने एनडीटीवी को बताया कि इंस्टाग्राम पर जब लोगों ने उन्हें मैसेज भेजे तब उन्हें पता चला। क्या आपको पता चला कि आपकी तस्वीर का इस्तेमाल भारत में चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में भी किया जा रहा है? Algumas pessoas começaram a me buscar no Instagram. क्या उससे पहले नहीं? और आपको कैसे पता चला कि एक फर्जी मतदान कांड था और आपकी तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा था? Algumas pessoas indianas, outras brasileiras, e começaram a me enviar por direct no Instagram um vídeo que estava circulando, que era do rapaz na frente, que eu esqueci o nome, e atrás a minha imagem num telão, repetidas vezes assim, e aí as pessoas começaram a me enviar, perguntando se era eu. लारिसा नेरी ने बताया कि वो कभी भारत नहीं गईं और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राहुल गांधी को जानती हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो कभी आप भारत भी नहीं गईं, क्या आपने कभी राहुल गांधी के बारे में सुना है? ये वही भारतीय राजनेता हैं जो आपकी तस्वीर का इस्तेमाल करके फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। ये भारत में एक पार्टी है जो फर्जी मतदाता होने का दावा कर रही है। क्या उन्होंने कभी आपसे संपर्क किया और क्या आप उनसे इसे लेकर जवाब मांग सकते हैं? Na verdade, eu nunca nem fui modelo. Aquela foto eu tirei só para o meu amigo, que na época era fotógrafo. Eu tirei mais para ajudar ele. Foi feita em frente à minha casa, num muro, então, assim, nada muito profissional. E eu nunca trabalhei com isso. Na verdade, eu sou cabeleireira. Desde aquela época eu sou cabeleireira. Trabalho com isso há muitos anos. É isso, não tem muito o que falar. Eu sou uma pessoa normal. Sou uma pessoa comum, que caiu no meio dessa loucura. लारिसा नेरी ने एनडीटीवी को बताया कि उनसे कभी किसी भारतीय अधिकारी ने कोई बात नहीं की। जो लोग भी उनसे संपर्क कर रहे हैं वो या तो पत्रकार हैं या आम नागरिक। लेकिन क्या किसी भारतीय अधिकारी ने इस मामले में आपसे कोई बातचीत की है, संपर्क किया है? Na verdade, eu nunca nem fui modelo. Aquela foto eu tirei só para o meu amigo, que na época era fotógrafo. Eu tirei mais para ajudar ele. Foi feita em frente à minha casa, num muro, então, assim, nada muito profissional. E eu nunca trabalhei com isso. Na verdade, eu sou cabeleireira. Desde aquela época eu sou cabeleireira. Trabalho com isso há muitos anos. É isso, não tem muito o que falar. Eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa comum. Que caiu no meio dessa loucura. लारिसा नेरी ने एनडीटीवी से कहा है कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना अगर किसी प्रचार के लिए किया जाता तो शायद फोटोग्राफर के काम को सराहा जाता, लेकिन इस फोटो का इस्तेमाल गैर कानूनी काम के लिए किया गया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि पहले आपने कहा था कि यह पागलपन है। क्या आपको लगता है कि आपकी तस्वीर आपकी सहमति के बिना भारत में इस्तेमाल की जा रही है? आप भारत कभी नहीं आई, क्या आपको लगता है कि एक तरह का उत्पीड़न है? Então, meus próximos passos, assim, na verdade, eu não sei ainda. Porque como acabou de acontecer, eu ainda estou administrando na minha cabeça como isso altera na minha realidade. Porque foi grande, mas foi grande lá. Não chegou muito aqui ainda. Pode ser que ainda chegue e eu tenha que tomar providências. Eu estou em contato com a minha advogada o tempo todo, desde o início, desde antes das pessoas descobrirem meu Instagram. Já estou explicando para ela, conversando, tentando me orientar. Mas parece que não vai chegar aqui no Brasil com a grandiosidade que chegou lá fora, que está lá fora, né? É o problema. Então, eu não sei ainda como eu vou me posicionar a respeito. Porque o uso devido da imagem é crime, né? Acredito que não só aqui no Brasil, mas eu ainda não sei como eu posso fazer para tomar as providências a respeito disso, dos meus direitos. Eu, junto com a minha advogada, estamos esperando um pouco a poeira lá fora baixar para a gente entender de onde partiu essa ideia, quem foi a pessoa que usou, porque a gente não conhece, para a gente poder tomar as providências a partir daí. एनडीटीवी से बात करते हुए लारिसा नेरी ने साफ कहा कि इस तस्वीर के पहले उन्हें लग रहा था कि ये सब एआई है, लेकिन इस तरह राजनीतिक विवाद में आने से
उन्हें डर लगने लगा। लारिसा ब्राजील में हेयर ड्रेसर हैं और उनकी तस्वीर इस तरह से सामने आने के बाद एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये आपने देखा कि किस तरह से ब्राजील की लारिसा नेरी ने एनडीटीवी को पूरी सच्चाई बताई। दरअसल राहुल गांधी ने 5 नवंबर को जब हरियाणा चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था, तब उन्होंने उन 22 मतदाताओं के नाम का उल्लेख किया था जिन पर ब्राजील की लारिसा नेरी की फोटो लगाई गई थी। उन 22 मतदाताओं के घर एनडीटीवी की टीम पहुंची। आइए एक रिपोर्ट के जरिए ये पूरी पड़ताल आपको दिखाते हैं। सोनीपत का राय विधानसभा क्षेत्र। एनडीटीवी की टीम फर्जी वोटिंग असलियत जानने के लिए यहां पहुंची। उन मतदाताओं के घर जिनके नाम के सामने ब्राजील की महिला की फोटो लगी थी। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले पहुंची सरोज के घर। तो हम सरोज के घर पर इस वक्त आए हैं यह पता करने के लिए कि क्या सरोज ने वोट डाला था या नहीं, और आखिर जब डाला तो कैसे डाल दिया, क्योंकि तस्वीर तो उससे मेल नहीं खाती होगी। और यहाँ आप देखिए सरोज, पति का नाम मुकेश, मकान नंबर 661। हम मकान नंबर 661 में आए हैं। महिला सरोज हैं, उनकी ये फ़ोटो देखिए। ये उसी ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। माता जी, ये फ़ोटो, ये सरोज की माँ है कलावती जी। मेरी बेटी नहीं है सर। ये आपकी बेटी नहीं है? नहीं, मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी ये है। और असली सरोज की फ़ोटो जो है वो ये है। ये हैं असली सरोज, जिनकी 2001 में शादी हो गई भिवानी में, और वो शादी होकर वो चली गई। अब वो भिवानी की मतदाता हैं। और ये जो मतदाता सूची में जो सरोज के सामने फ़ोटो लगी है, ये उसी ब्राज़ीलियन मॉडल की। सरोज की मां कलावती ने बताया कि सरोज की शादी 2001 में भिवानी में हो चुकी है और वो भिवानी में ही वोट डालती हैं। माता जी बताइए कि सरोज कौन है आपकी? बेटी है सर, मेरी बेटी है। तो उसने वोट डाला था 2024 में? नहीं, अभी यहाँ पे नहीं डाला जी। यहाँ पे नहीं डाला था? नहीं, क्यों? यहाँ पे उसकी आपके दूसरे गांव में रहती है, जहाँ पे उन्हें घर बना रखा, वहीं पे डालती है जी। अच्छा, कहाँ पे रहती हैं? बरियाली गांव में। बरियाली गांव कौन से? भिवानी। भिवानी में? हाँ, भिवानी में। तो ये शादी कब सरोज की हो गई? 2001 में। 2001 में शादी हो गई। तो माता जी, आपने भी खबर सुनी होगी, राहुल गांधी ने जो एक लिस्ट जारी की, उसमें आपकी भी बिटिया जो सरोज है, उसके फोटो जो है वो ब्राजीलियन मॉडल की लगी हुई है। सर वे हमें तो पता नहीं, फोटो नाम तो मेरी बेटी का है। हाँ। फोटो मेरी बेटी का नहीं है। अच्छा। फोटो नहीं है। नाम आपकी बेटी का है, मकान नंबर भी यही है। हाँ। और गांव भी यही है। लेकिन उसने वोट यहाँ से नहीं डाला। हाँ, नहीं, वोट नहीं डाला सर। सरोज की माताजी कला देवी ने यह भी बताया कि चुनाव से पहले 5 लोगों की पर्ची ही उनके परिवार में आई थी। उतने ही लोगों ने वोट डाला था। इस परिवार का कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं है और बेटा दिहाड़ी मजदूर है। वोट यहाँ से माता जी कितने लोगों का आप लोगों का पड़ता है? अभी तो 5 लोगों की डलता है जी। 5 लोगों? हाँ जी। और आप कह रहे हैं आपकी 4 बेटियां थी, सरोज समेत 4 बेटियां थी, उनका सबका जो है वो साथ शादी हो गई? हाँ जी, सब शादी होगी। 3 बेटी की शादी होगी, 1 बेटे की भी शादी होगी। अभी 1 बेटी बाकी है मेरी। अच्छा। हाँ। तो माता जी, 2024 में जब आप वोट डालने गई तो ये किसी ने बताया आपको कि आपकी एक बिटिया सरोज का इसमें है वोटर लिस्ट? हमारे से नहीं कोई पर्ची मिली। हाँ। ना मेरे से किसी ने बताया जी, नहीं बताया। इस परिवार का ना तो किसी राजनीतिक दल से संबंध है और ना ही सरोज यहाँ से वोट डालती हैं, क्योंकि 2001 में ही उनकी शादी भिवानी हो चुकी है और भिवानी में अब वो वोट डालती हैं और भिवानी से ही उनका मतदाता पहचान पत्र भी बना हुआ है। राय विधानसभा में ही मचरोला गांव के मुनीश नाम की महिला के सामने भी ब्राजील की महिला की तस्वीर लगी है। मुनीश ने 2024 के विधानसभा में वोट भी डाला था। मुनीश के परिजनों ने कहा कि गांव में फर्जी वोट डाल पाना किसी के नाम से लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। राहुल गांधी ने जो मतदाता सूची दिखाई, इसमें मुनीश का भी नाम है, जिनके पति नरेंद्र सिंह हैं, और इनकी जो फोटो है उसमें ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लगी है, जबकि नीचे जो है वो असली मुनीश का मतदाता पहचान पत्र है। तो
मुनीश के नाम के आगे जो ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी उस बारे में बातचीत करेंगे। सुनील कुमार जी हैं जो कि मुनीश के देवर हैं और 2024 में जब चुनाव हुआ था तो यही अपने पूरे परिवार के साथ में वोटिंग करवाने के लिए लेकर गए थे। सुनील ये बताइए, ये जो मुनीश जी की फोटो आई ब्राजीलियन मॉडल की, इस तरीके की जानकारी आपको पहले थी क्या? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी सर। हम तो जैसे जाते हैं अपना वोट डाल के पूरा परिवार आ जाता है। हमारे को तो उन्होंने भी नहीं बताई कि मतदाता सूची में फोटो की जगह किसी और की फोटो है। कि अगर बाई चांस आपके गांव में मचरौला में वोट डालने कोई गया फर्जी आदमी मुनीश के नाम से, क्योंकि फोटो तो दूसरे की लगी हुई है, तो क्या वहां पर ऐसे वोट डाल सकता है वो? नहीं, ऐसे कौन डाल सकता है? क्योंकि हमारा गांव छोटा गांव है, 650 वोट हैं, हर आदमी को जानता है और पोलिंग बूथ पे जो एजेंट वगैरह बैठते हैं वे एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ये आप देखिए कि मचरौला जो गांव है वहां से 2 मतदाताओं के नाम के आगे इस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी हुई है। उसमें से एक मतदाता के परिवार से की बातचीत आपने सुनी। सोनीपत के मचरौला गांव की पिंकी के नाम के फोटो पर भी ब्राजील के मॉडल की फोटो लगी थी, लेकिन पिंकी ने अपना आधार कार्ड दिखाकर 2024 में वोट डाला था। पिंकी ने बताया कि जब वो पोलिंग बूथ पर गईं तब पता चला कि फोटो गड़बड़ है, लेकिन गांव के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं तो मैंने अपना आधार कार्ड दिखाकर वोट दिया था। उसने बताया कि फोटो गड़बड़ लगी थी, लेकिन ब्राजील के मॉडल की नहीं बल्कि गांव की एक महिला की फोटो लगी थी। 2024 में यानी पिछले साल जब आप लोग वोट करने गए थे तो वोट आपने डाला था? जी सर, वोट डाला था। हम आधार कार्ड लेके गए थे, जो सरकार की तरफ से स्लिप आती है वो स्लिप लेके और आधार कार्ड लेके गए थे वोट डालने। तो सरकार की तरफ से जो स्लिप गई थी उसमें फोटो आपकी नहीं थी? नो सर। इनकी ये फोटो थी क्या? नो सर, ये नहीं थी, कोई साधारण महिला थी। अच्छा, मतलब ये कह रही है कि ये जो मॉडल की फोटो है ये भी नहीं थी? सर ये फोटो नहीं थी सर, ये नहीं थी। इसको तो हम कल से ही देख रहे हैं, कल से सब लोग आ रहे हैं यही फोटो लेके आ रहे हैं। हमारा बउआ दूसरी पिंडता में उसका फोटो आ रहा था जब उस टाइम पर जब वोट डाली। अच्छा, मतलब पिंकी की जगह आपके दूसरे रिलेटिव का फोटो? हाँ है, थी गाँव की ये बा। अच्छा, किसी और महिला की थी? हाँ, गाँव की थी। इनके गांव में भी लोगों का यही कहना था कि चाहे किसी दूसरे का भी फोटो लगाकर हो फिर भी कोई फर्जी वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये गांव बहुत ही छोटा है और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। किसी ने उस फोटो, जैसे फोटो मैंने आपको दिखाया कि एक ब्राजीलियन मॉडल का है, कोई दूसरा अगर बाहर से आ गया तो गांव के लोग पहचानते होंगे जो पोलिंग बूथ पर? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। एजेंट बैठते हैं, जैसे कि मान के चलो 3 पार्टी या 4 पार्टी जो भी हैं, सभी पार्टी की तरफ से एजेंट बैठते हैं, उसकी पहचान करके तभी वोट डाली जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो जब पिंकी वोट डालने गई, इनका फोटो नहीं था उसमें, फोटो किसी दूसरे का था, तो इन्होंने फिर वोट कैसे डाला? आधार कार्ड के पर्पज से। आधार कार्ड के? हाँ जी। तो जो लोग वहाँ बैठे हुए थे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के एजेंट, उनको भी पता था कि ये पिंकी ही है, कोई दूसरे? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल पता था सभी। तो सोनीपत के इन इलाकों में जाकर हमने फर्जी वोटिंग के बारे में पता करने की कोशिश की। सभी लोगों ने ये बताया कि भले किसी की भी फोटो लगी हो, लेकिन इन छोटे छोटे गांव में फर्जी वोटिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते हैं। सोनीपत से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार में कल हुई वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बम्पर मतदान के साथ पहला फेज खत्म हुआ, लेकिन इस दौरान कई जगह बवाल भी देखने को मिला, जिनमें लखीसराय, छपरा, मुजफ्फरपुर, मनेर, सिवान, नालंदा, मोहिदुन नगर जैसे इलाके थे। तो क्या अगले चरण में भी हिंसा का यह दौर बरकरार रहेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सुर्खियों में बनी रही। उनके काफिले पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पथराव और चप्पल कीचड़ से हमला किया, यहां तक कि उन्हें मतदान केंद्र पर जाने से रोक दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपनी सिक्योरिटी पर खफा नजर आए। उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं।
इतना मनोबल अपराधी का भरा हुआ है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी विधान पार्षद अजय कुमार के बीच तीखी बहस हुई। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोले कौन? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है। अभी मदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ चाहिए इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर तुम सब चढ़ा हुआ है। और ना तो उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा जब कितना गुंडा है राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी नहीं छेकता दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे राजद का अरे छोड़ो हार गए। बखलाहट है। चुनाव हार गए। चलिए इसीलिए दारू पी के लोग दारू पी के लोग चुनाव हार गए। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था नहीं होने दिए। सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेकर चल रहे हैं। इनको राइट है। आप देख लीजिए कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी के इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता है? जांच होगा आपका जांच होगा। जांच में शासन करेगा रे। बंद करो। शराबबंदी है और दारू पी के गुंडे कर रहा बूथ पर जाकर बंद करो। देखिए गुंडे के देखिए दारू पी के महक रहा मुँह दग दग मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने। इनका काम है दिन भर झूठे बोलना। दग दग मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए जब डिप्टी सीएम ने आरजेडी विधान पार्षद पर दारू पीने का आरोप लगाया तो वो चेक कराने के लिए पहुंचे और अपनी रिपोर्ट दिखाते हुए फिर से विजय सिन्हा पर बरस पड़ी। आप बताइए हम जिला का बेटा 50 साल से सेवा कर रहे हैं। हमको बदनाम करने का कोशिश किया। क्या रिपोर्ट आया है देखिए। क्या बोला यहाँ के लोग? क्या बोला यहाँ के लोग? बदकार लोग बोलिए। जीरो बोलिए सब चैनल पर। जीरो है सर्टिफिकेट दिया ने तो हम तो खुद आए यहाँ जांच कराने। मांझी विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और भीड़ ने विधायक के वाहन पर पथराव कर दिया। जैतूर बूथ का विजिट करके लौट रहा था। एक संगठित बाइकर गैंग जिसमें मशरक के कुछ अपराधी हैं और कुछ इस इलाके के अपराधी हैं, उन सब लोग मिलकर जो है हमला किया है। हल्की चोटें आई और गाड़ी की तोड़फोड़ किया। तो ये तो सरकार, मैंने तो कलेक्टर साहब को रात ही बता दिया था, एसपी को भी बता दिया था। उसके बाद भी लोगों ने मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र ने बूथ पर हंगामा किया और सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात का आरोप लगाया। भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा कर्मी को धमकाते हुए कहा कि तुम होते कौन हो, तुम्हें देख लेंगे। इस दौरान मतदान केंद्र पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभालते हुए भाई वीरेंद्र को बूथ से बाहर किया, जिसके बाद मतदान फिर सामान्य रूप से शुरू हुआ। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ आपको बता देते हैं। अरे आदेश लगाइए। बीजेपी का काम करने के लिए। इस घटना के बाद भाई वीरेंद्र पर एक्शन लिया गया और केस दर्ज किया गया। सिवान के गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में विधायक के बूथ घूमने के दौरान लकड़ी मकतब में जब उन्होंने एक विशेष समुदाय की महिलाओं को बुर्का उठाकर चेहरा दिखाने की बात की तो वहां के स्थानीय लोग वोट का बहिष्कार करने पर उतारू हो गए। इस बात को लेकर वहां काफी हंगामा हुआ। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के हरपुर सेदावाद में मतदान में हुई देरी के बाद गुस्साए मतदाता ने हंगामा कर दिया। ईवीएम खराब होने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। एसडीओ और एसडीपीओ के समझाने बुझाने के बाद वहां मौजूद लोग शांत हुए। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के दौरान कई इलाकों में बवाल की तस्वीरें आईं। अब देखना होगा कि आगामी फेज में क्या इसी तरह हिंसा और बवाल देखने को मिलेगा या फिर अगला फेज
शांति से सिमट जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं, बड़ी और अहम खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। आज प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद जमकर पथराव हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 8 दिनों से किसान अपने गन्ने की फसल का बेहतर दाम मांगते हुए धरने पर डटे हुए हैं। कल नाराज किसानों ने राज्य मंत्री शिवानंद पाटिल के कार पर चप्पलें फेंकी थी। ऋतुराज पुरोहित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ऑनलाइन पर हैं। ऋतुराज, इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, उत्तरी कर्नाटक में जो है गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसान पिछले 8 दिनों से जो है आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग यहाँ पर ये है कि वो 3,800 रुपए प्रति टन मूल्य की मांग करते हुए जो है ये प्रोटेस्ट उन्होंने जारी रखा है। बेलगावी में जो नॉर्थ कर्नाटका है, जहाँ वही नॉर्दर्न कर्नाटका में पूरे जगहों पर ये आंदोलन देखा जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से जो शुगर केन डेवलपमेंट मिनिस्टर है शिवानंद पाटिल पर भी जो है किसानों ने गुस्से में जो है चप्पल को फेंका दरअसल कल रात को। और अभी देखिए आप वहां पर पथराव जो है चालू है। वहीं अभी जो है बेलगावी के एसपी वहां पर पहुंचे हैं और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है दरअसल मीटिंग कर रही है इस मुद्दे पर, तो आप थोड़ा शांति बनाए रखिए। तो वो पूरी तरीके से जो है बातें चल रही है। पर अब देखना होगा कि क्योंकि कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया जो है वो भी मीटिंग कर रहे हैं विधानसभा में। पहले उन्होंने शुगर केन फैक्ट्री के ओनर से बात की, मगर वो जो है अपने ही मुद्दे पर अड़े हुए हैं। वो दाम नहीं ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ना ही ज्यादा दाम देना चाह रहे हैं किसानों को। तो वही जो है किसानों का भी ये मानना है कि अगर सरकार जो है अगर उनका मूल्य नहीं बढ़ाएंगे तो उनका आंदोलन जो है जारी रहेगा। अब इस सबके बीच में दरअसल ये मुद्दा कहाँ आकर रुकेगा वो हमें देखना होगा। ऋतु, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें यह है कि पत्थरबाजी हो रही है। जो अभी किसान है जो पत्थर फेंक रहे हैं, ये विवाद इस तरह क्यों बढ़ गया कि पत्थरबाजी की नौबत आ गई? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सबसे मुख्य कारण तो इसका ये रह गया क्योंकि सरकार ने पहले बोला कि वो जो है इस मुद्दे को पूरी तरीके से हल करेंगे, पर वो हल उनको नहीं मिला। तभी जाकर सरकार ने बोला कि हम मीटिंग करेंगे, तो भी वो ठीक तरीके का एक निर्णय नहीं हो पाया। उसी गुस्से में जो है आप देख रहे हैं कि गन्ने के जो किसान है वो बेसिकली जो बॉम्बे पुणे का जो हाईवे है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया। आप देख सकते हैं उन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से ट्रैफिक जाम हो चुका था कई घंटों तक वहां पर। और फिर जो है तुरंत उस गुस्से में उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अभी इस हालत में उनको 3,500 की जो वो मांग है वो चाहते हैं कि सरकार इस बात को माने समझे। जब महाराष्ट्र में सरकार वो दे सकती है राज्य सरकार, तो कर्नाटक की राज्य सरकार वो किसानों को क्यों नहीं दे सकती है? जबकि मिट्टी की फसल जो है यहाँ पर वो भी महाराष्ट्र की तरह ही है। जब वहां पर मिल सकता है किसानों को तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? अब ये जो है इसी बात पर डटे हुए हैं किसान भी और सरकार भी। तो इस सबके बीच में आप देखिए वो जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है कि वो हाईवे को ब्लॉक कर रहे हैं, वहीं पत्थरबाजी पे लगे हुए हैं। एसपी को वहां मौके पर उतरना पड़ा, समझाना पड़ा इन किसानों को कि वो दरअसल शांति बनाए रखिए, इस मूल्य का जो है हल होगा सरकार के पास, सरकार बातचीत कर रही है। अब देखिए कर्नाटक सीएम का जो मीटिंग था वो बेसिकली उनको तुमको के लिए निकलना था, बट अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि कर्नाटक के सीएम जो है बेंगलुरु के विधानसभा में ही लगातार एक से बढ़ के एक जो है मीटिंग कर रहे हैं, बट कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तब इस सबके बीच में हमें देखना होगा कि किस तरीके से जो किसानों का गुस्सा है क्या वो बरकरार रहेगा या फिर उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ हल निकाल पाएगी। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने जो है खत भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, ये बताते हुए क्योंकि वो अब जो दिल्ली आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो वो प्रधानमंत्री से बिल्कुल समय मांग रहे हैं कि आप मुझे मिलने का आपसे मौका दीजिए। शुगर केन जो फार्मर थे, गन्ने के फार्मर। चलिए ऋतु, आप नजर बना कर रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक नाले से सिर और हथेली कटी महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सेक्टर 108 में बरामद शव को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच के लिए फिलहाल विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, ये रिपोर्ट भी आप देखिए।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। नोएडा के सेक्टर 108 के एक नाले से महिला का सिर और हाथ कटी लाश तैरती दिखी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सेक्टर 108 में रहने वाले लोगों ने सुबह सुबह नाले में तैरता हुआ शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। तब पता चला कि महिला का सिर गायब था और दोनों हथेलियां काटी गई थी। महिला की उम्र करीब 30 साल थी और पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद महिला की पहचान छिपाने के लिए ये जघन्य कृत्य किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया है और घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने हत्या की जांच के लिए 5 विशेष जांच टीमों का भी गठन किया है। आज दिनांक 6 नवंबर 2025 को थाना 39 के अंतर्गत सेक्टर 82 कट के पास नाले में एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ। स्थानीय पुलिस को सूचना होने पर तत्काल इस सबको नाले से बाहर निकाला गया एवं पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शव की शिनाख्त के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शव की शीघ्र शिनाख्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस के अनुसार उन्हें बुधवार सुबह सेक्टर 82 कट के पास नाले में शव दिखाई देने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच गई। पुलिस की टीम ने शव को नाले से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि जांच में मृतका की पहचान नहीं हो सकी है और ऐसा लग रहा है कि उसकी पहचान छुपाने के लिए सिर और हाथ काट दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 108 के पास, जहां से एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस सामने आया है, जिसके अंदर एक महिला का जो शव है वो इस नाले से मिला है। मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा वो आगे की तरफ बढ़ें और ये जो नाला है वो ज़रा दिखाने की कोशिश करें। इस नाले के अंदर एक नेकेड बॉडी मिली है, एक नग्न अवस्था में एक बॉडी मिली है और उस बॉडी का जो है वो सर से जो बदन का पार्ट है वो कटा हुआ था और हाथ जो है वो भी कटा हुआ था। तो इस मामले में नोएडा पुलिस टीम ने 5 टीमें जो है अभी तक बनाई है और इसके अलावा जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा CCTV कैमरास की जो है तफ्तीश की गई है, लेकिन अभी तक जो इसमें सस्पेक्ट है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। अगर आप ये लोकेलिटी देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेलिटी है। यहाँ पर सेक्टर 108 के पास जो पेट्रोल पंप है इसके पास अपराइज की हाई स्केल सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, और पुलिस जो है इस मामले में अभी भी तफ्तीश कर रही है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि तकरीबन 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक जो है किसी का सुराग नहीं मिला है कि कौन सा शख्स था कि जो कि किस तरफ से आया, वो दाएं तरफ से आया, बाएं तरफ से आया, किस तरफ से आता है और यहाँ पर आकर के उस बॉडी को डंप कर देता है। पीछे की तरफ का जो पोर्शन है अगर आप देखें 108 का, यहाँ पर कई सारी टीमें जो हैं, 2 टीमें जो हैं वो मछुआरों की भी लगी हैं, वो यहाँ पर चेक कर रही हैं अलग अलग नालों के अंदर कि जो कटा हुआ पार्ट है, कटा हुआ हिस्सा है बॉडी का, वो ज़रा मिल जाए। इस वक्त अगर आप देखें तो एक टीम जो है वो पीछे की तरफ जो है इन झाड़ियों में भी कटे हुए बॉडी के पोर्शंस को जो है वो तलाश रही है। एडिशनल DCP जो है नोएडा के, उनसे हमारी बात हुई। सुमित शुक्ला का कहना है कि इस मामले में लगातार जो है तफ्तीश जारी है। कई लोगों से पूछताछ भी हुई है, जो आसपास के CCTV कैमरास लगे हुए हैं उनको भी देखा गया, उनसे शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है कौन सा शख्स था जो कि जिसकी सस्पेक्टेड मूवमेंट जो है इस इलाके में देखी गई। उसके बाद जो है अगर आप देखें तो इस मामले के अंदर अभी कोई भी जो परिवार जो है सामने नहीं आया है इस बात को कबूलने के लिए या कहने के लिए कि बॉडी को क्लेम कर सके। तो अभी तक किसी ने बॉडी को क्लेम भी नहीं किया है। जिस शख्स ने सबसे पहले नाले में तैरती हुई लाश देखी उससे NDTV की टीम ने बात भी की। उसने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे उन्हें ये शव दिखा था और उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाया। यहाँ पर कुछ और भी आपको चीज़ें मिली, क्या मिला, क्या ढूंढ रहे थे आप? मैं काम करके कचरा यहाँ फेंक रहा था, यहाँ से निकल करके, तो जैसे मैं वहाँ से लौट करके आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ बॉडी पड़ी हुई है। तो उसकी बॉडी पे गर्दन नहीं थी, यहाँ जख्म का सवाल हो रखा था। मैंने यहाँ अंदर जाके दरोगा जी को बोल दिया, मैंने सर ऐसे बात है। उन लोगों ने आकर के देखा, देखने के बाद में वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अच्छा, उसका हाथ भी नहीं था? हाथ भी नहीं था? हाथ नहीं है उसका, सर नहीं है, हाथ नहीं है जी। पाँव के पोर्शन, नीचे के पोर्शन सही थे? हाँ वो सही थे जी। अच्छा, तो इस मामले में अभी तक कुछ पता चल पाया आपको? आप देख रहे हैं देर से तलाश कर रहे हैं, सर का हिस्सा है, आप जो जंगल का एरिया, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी आप गए हैं, क्या कुछ मिला वहाँ पे? वहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ ये जो शख्स हैं ये सफाई का काम करते हैं और इनका कहना है कि वो लगातार जो है
इन झाड़ियों में उनका जो कटा हुआ पोर्शन था सर का और हाथ का पोर्शन, उसको तलाशने की तलाश जो है अभी नोएडा पुलिस टीम के अलावा जो अलग से टीम लगी हुई है यहाँ पे, वो भी तलाश जारी कर रखी है इसमें। लेकिन अब तक जो है नोएडा पुलिस को इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट पंचानन के साथ आकिल, NDTV इंडिया के लिए। पंजाब में एक और कबड्डी प्लेयर की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब के लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक में कबड्डी प्लेयर गुरविंदर सिंह की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर अनमोल बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट आया है जिसमें कबड्डी प्लेयर की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को लुधियाना में कबड्डी प्लेयर तेजपाल की हत्या हुई थी। पंजाब में कबड्डी के खिलाड़ियों की एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। 31 अक्टूबर को कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल की हत्या को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि 4 नवंबर को एक और प्लेयर को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। मंगलवार रात लुधियाना में 23 साल के कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की हत्या कर दी गई। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। घटना के वक्त गुरविंदर अपने दोस्तों धर्मवीर और लवप्रीत सिंह के साथ एक मेडिकल स्टोर में थे। ये लोग एक सामुदायिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, तभी हमलावर अचानक आए। उन्होंने कुछ कहे पूछे बिना ही गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से कई खाली कारतूस बरामद किए हैं। रात 9:15 बजे 3 दोस्त ने गुरविंदर सिंह, धर्मपाल उर्फ धर्मू ते लवप्रीत लब्बू, ये तिन्ने जने मानकी पिंड इन्हां दे पुली है भगौर रस्ते वाली, उत्थे खड़े सीगे। जदों 2 मोटरसाइकिलों ते उन्हां दे मुंह बन्ने हुए सीगे, वो 4 बंदे आए जिन्हां ने आके इन्हां ते मारने दी नीयत नाल फायरिंग कीती। जो गुरविंदर सिंह उर्फ किंदा है ओदी बखी च गोली लगी ते धर्मपाल उर्फ धर्मू है जिहड़ा ओदी गोली जिहड़ी है वो खह के लंघी नाल, वो आउट ऑफ डेंजर है। ते तीसरा जिहड़ा हैगा ओदी कोई लवप्रीत और लब्बू दे कोई भी इंजरी नहीं हुई। इस फायरिंग में गुरविंदर और धर्मवीर दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बाद में गुरविंदर की मौत हो गई। हालांकि लवप्रीत जिंदा है। गोलीबारी का शिकार हुए लोगों को पहले समराला सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां से उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। गुरविंदर ने रास्ते में दम तोड़ दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि गुरविंदर सिंह एक सक्रिय कबड्डी खिलाड़ी थे। वो अक्सर स्थानीय और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में खेला करते थे। सिर्फ गुरविंदर ही नहीं बल्कि पिछले 10 सालों में करीब 10 कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है। कबड्डी का खेल, खेल के साथ गैंग, गैंगवार और ड्रग्स का नेटवर्क, ये पंजाब के कबड्डी मैदान से निकले असहज कर देने वाले शब्द हैं। पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के कबड्डी का मैदान गोलियों से रक्त रंजित हो गया है। नाम गुरविंदर सिंह, उम्र 23 साल, कबड्डी खिलाड़ी, 4 नवंबर को हत्या। नाम तेजपाल सिंह, उम्र 26 साल, कबड्डी खिलाड़ी, 31 अक्टूबर को हत्या। नाम सोनू नोल्टा, कबड्डी खिलाड़ी, 6 जून को हत्या। नाम सुखविंदर सिंह नोनी, कबड्डी खिलाड़ी, नवंबर 2024 में हत्या। नाम हरदीप सिंह, कबड्डी खिलाड़ी, 23 सितंबर 2023, तलवार से काटकर हत्या। नाम संदीप नांगल अंबिया, कबड्डी खिलाड़ी, मार्च 2022 में हत्या। नाम धर्मेंद्र सिंह, कबड्डी खिलाड़ी, अप्रैल 2022 में हत्या। अरविंदर जीत सिंह, कबड्डी खिलाड़ी, मई 2020 में हत्या। नाम गुरमेश सिंह, कबड्डी खिलाड़ी, अगस्त 2020 में हत्या। नाम अजमेर सिंह, कबड्डी खिलाड़ी, 2016 में फर्जी एनकाउंटर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पिछले कुछ सालों में कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या क्यों हो रही है? पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी अमनजोत सिंह ने NDTV से बात की और इस पूरे मामले को समझाया। बहुत मेजर रीजन है कि पहले एक सेगमेंट को जग्गू भगवान को ये कंट्रोल करता था और दूसरे को सुखा दुनिके। तो गोल्डी ब्रांड ने मर्डर कर दिया था सुखा दुनिके का, उसके बाद बम्बिया गैंग कंट्रोल करने लग गया था। और आपको पता होगा जो संदीप नांगल अंबिया था उसका भी मर्डर हुआ था पंजाब में ही, कबड्डी प्लेयर का। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और अब जब इनको लगता है कि वो प्लेयर दूसरे गैंग के साथ जुड़ा हुआ है या उनके साथ है या उनकी बात मान रहा है, तो उसको टारगेट करने के लिए और प्लेयर्स को अपने साथ मिलाने के लिए ये ऐसी किलिंग्स कर रहे हैं और बार बार मैसेज दे रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम या फेसबुक पोस्ट कि जो भी उनके साथ एसोसिएट करेगा, इधर उधर जाएगा, तो उसका यही हाल होगा। पंजाब में कबड्डी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोकप्रियता, पैसा
और पावर का प्रतीक बन चुकी है। खासकर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में बसे पंजाबी प्रवासियों के बीच कबड्डी टूर्नामेंट बहुत लोकप्रिय है। इन टूर्नामेंट्स में लाखों रुपए का इनाम दांव पर लगता है। इसी के चलते कई खिलाड़ियों और आयोजकों के पास अचानक बहुत पैसा और विदेशी संपर्क आ गए। कबड्डी टूर्नामेंट्स में विदेशों से आने वाला पैसा कई बार ब्लैक मनी होता है। कुछ मामलों की जांच में पाया गया कि नशे के धंधे से कमाया गया पैसा इन टूर्नामेंट्स में लगाया जा रहा था। इस वजह से कबड्डी की दुनिया में गैंगस्टरों और ड्रग माफियाओं की घुसपैठ हो गई। पंजाब में कबड्डी केवल एक खेल नहीं है, बल्कि लोकप्रियता, पैसे और रुतबे का प्रतीक भी है। इसीलिए पंजाब में जो अलग अलग गैंग्स हैं, जिनमें जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़, बांभिया गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग लगातार पंजाब में कबड्डी जगत से जुड़े लोगों के बीच में दहशत फैलाते रहते हैं, खिलाड़ियों को मारते हैं और उनकी हत्या करवा देते हैं, कभी पैसे के लिए तो कभी रुतबे के लिए और कभी किसी और बात के चलते।